अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स द पार्ट 2। हम बात करेंगे लेटरल सर्वाइकल रीजन की। लेटरल सर्वाइकल रीजन के अंदर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो हमें सर्वाइकल प्लेक्सस जो है पड़ेगा। अब उसको ब्लॉक करना है तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। एनेस्थीसिया देना है तो वो कहाँ देंगे? स्टेनोक्लेडोमास्टोइड का जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है उसके अलॉन्ग कई पॉइंट्स पर एनेस्थीसिया देंगे। मेन पॉइंट जो यूज़ होता है वो सुपीरियर और मिडल थर्ड ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जो है उसके जंक्शन पर दिया जा रहा होता है, बिकॉज वहाँ से नर्व पास कर रही है। ठीक है, फ्रेनिक नर्व जो होती है वो भी डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती है और वो भी ब्लॉक हो जाती है इसके केस में। अब सर्वाइकल नर्व ब्लॉक क्योंकि डायफ्राम को पैरालाइज करी है तो हम सर्वाइकल नर्व ब्लॉक वाला प्रोसीजर नहीं कर रहे होते उन पेशेंट्स के अंदर पल्मोनरी या कार्डिक डिजीज़ से जो सफ़र कर रहे होते हैं। अगर तो हम ये एनेस्थीसिया दे रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डूइंग सम प्रोसीजर इन द अपर लिम्ब, यूज़ कर रहे होते हैं सुप्रा क्लेविकुलर ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक। ठीक है, और उसका जो इंजेक्शन होता है वो हम जो सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट होगा ब्रेकियल प्लेक्सस का उसके इर्द गिर्द दे रहे होते हैं। मेनली हम इंजेक्शन जो दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं जस्ट सुपीरियर टू द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल, राइट। सुप्रास्कैपुलर नर्व इंजर हो जाती है अगर मिडिल थर्ड ऑफ द क्लेविकल का फ्रैक्चर हो रहा है। इसकी इंजरी से लेटरल रोटेशन नहीं होगी ह्यूमरस की, और पोजीशन जो होगी अपर लिम्ब की वो वेटर स्टेप पोजीशन होगी, यानी एबडक्शन जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकेंगे। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट किया जाता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। इस प्रोसीजर से उसकी ब्रांचेस वगैरह से हम ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली रोक नहीं सकते। ठीक है, ब्लड फ्लो इस तरह होता है कि जब हमने लाइगेशन कर दी तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो होने लग जाएगा और अपनी फर्दर ब्रांचेस से कम्युनिकेट करके वो फिर फर्दर फेस और स्कैल्प वाले रीजन में जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस द मिड लाइन। अब जब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सब क्लियर होते हैं इसको, तो जो आर्टरी जो ब्रांच ऑफ द आर्टरी मेजर रोल प्ले कर रही है दैट इज़ ऑक्सीपिटल आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द ऑक्सीपिटल आर्टरी जो कि मेजर रोल प्ले कर रही है, जो कि कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रही है बिटवीन द वर्टेब्रल एंड द डीप सर्वाइकल आर्टरीज। फिर वो ये बता रहे हैं कि कैरोटिड ट्रायंगल जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट, क्योंकि अगर हमें कैरोटिड सिस्टम ऑफ आर्टरीज़ पर कोई सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है या फिर हमें एक्सेस टाइड टू द इंटरनल जुगुलर वेन टू द वेगस नर्व और हाइपोग्लॉसल नर्व, या हमें सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक तक की एक्सेस चाहिए। अच्छा, अब इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हुए वेगस या रीकनेट लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो गई है या डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से ऑल्ट्रेशन ऑफ वॉइस आ जाएगी, क्योंकि यही नर्व्स होती हैं जो कि लेरेंजियल मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। फिर आ जाती है कैरोटिड ऑक्लूजन। कैरोटिड ऑक्लूजन यानी कोई फैट्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो आर्टरी है उसके ल्यूमन के अंदर जमा हो गए हैं और उसकी वजह से थीरोस्क्लेरोसिस इस कंडीशन कह रहे होते हैं, उसका ल्यूमन जो है वो छोटा हो गया है, थिकनिंग होगी ऑफ द इंटिमा ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो वहाँ से हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इसकी वजह से डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर होते हैं, बट द सिम्टम्स डिपेंड कि कितना डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसके ल्यूमन की, और जो कोलेटरल ब्लड फ्लो डेवलप किया है बॉडी ने कंपनसेट करने के लिए इस प्रॉब्लम को जो कि बॉडी ने फेस किया वो किस लेवल तक हुआ है। ठीक है, और कि स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है जिनको ब्लड सप्लाई देनी है उन आर्टरी से कितने करीब है जिन्होंने कोलेटरल ब्लड फ्लो डेवलप किया। अब इसमें डिफरेंट तरह की बात आ जाती है कि पार्शियल ऑक्लूजन भी हो सकती है, इट कुड बी डिफरेंट केसेस हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पार्शियल ऑक्लूजन जो होती है उसकी वजह से ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक हो सकता है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जो है वो 24 आवर्स के अंदर डिसअपेयर हो जाता है, बट इट विल कॉज फोकल लॉस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, यानी डिजीनेस फील होगी, डिसोरिएंटेशन फील होगी। अब इसकी वजह से माइनर स्ट्रोक भी हो सकता है जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा उसके सिम्टम्स स्पैन कर रहे होते हैं, बट 3 वीक्स के अंदर अंदर सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे। सेम पहली बात आ जाती है कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है उसका लॉस होगा, यानी वीकनेस होगी या सेंसरी लॉस होगा ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। अब वो कहते हैं कि हमने अगर इसको ऑब्जर्व करना है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, ईदर इन द पेशेंट या फॉर द पर्पज़ ऑफ द, उसके लिए हमारे पास डोपलर कलर स्टडी है। डोपलर कलर स्टडी में हम ये कर रहे होते हैं कि यहाँ पर उन साथ में पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं कि हमें इस तरह पता लग जाता है डिफरेंट कलर्स होते हैं टू डिस्टिंग्विश द आर्टरी फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट अराउंड इट, जिससे हमें पता लग जाता है कि यार यहाँ फर्दर इससे हमें प्रेशर वेलोसिटी और जो टर्बुलेंस है उसका भी पता लग जाता है कि जो ब्लड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका पता लग जाता है, ब्लड फ्लो की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली। फिर कैरोटिड ऑक्लूजन आ जाती है। कैरोटिड ऑक्लूजन की वजह से नैरोइंग हो रही होती है, जो ल्यूमन होगा आर्टरी का वो छोटा हो रहा होगा। अब इसको अगर हमने सही करना है तो वो जो प्लेक अंदर फॉर्मेशन हुई हुई है उस प्लेक को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्लेक रिमूवल के मेथड को हम कह रहे होते हैं एंडाटेक्टमी। ठीक है, अब एंडाटेक्टमी होता है कि ऑपरेशन कर दिया है लेकिन उसके बाद भी हमें डिफरेंट ड्रग्स देनी पड़ती हैं कि अब दोबारा से क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, रिस्क अगर हम बात करें कि सर्जरी का क्या है,
तो रिस्क में आ जाता है कि क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि इस प्रोसीजर में एट रिस्क होती हैं और उसमें 9th to 12th क्रेनियल नर्व आ जाती है। फिर है कार्डिक पल्स जो नॉर्मली कैरोटिड पल्स जो नॉर्मली हम नेक पर पल्स चेक कर रहे होते हैं, दैट इज़ कैरोटिड पल्स। और उसमें जो आर्टरी पैल्पेट की जा रही होती है दैट इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि साइड ऑफ द नेक पे हम पैल्पेट कर रहे होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन अ ग्रूव ट्रेकिया और इंफ्राहायर्ड मसल्स के दरमियान एक ग्रूव होता है जहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है और इसको हम इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड से डीपली पैल्पेट कर रहे होते हैं। इसके पैल्पेशन नॉर्मली यूज़ हो रही होती है इन द CPR चेक करने के लिए कि अगर ये पैल्पेशन नहीं आ रही तो इसका मतलब कि कार्डिक अरेस्ट है और हमें अब CPR करने की ज़रूरत है। मूविंग टूवर्ड्स द कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, कैरोटिड पल्स हमने पढ़ ली। अब मसला क्या है कि भाई कुछ लोगों का कैरोटिड साइनस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होता है, जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी इसकी डेवलप हुई होती है ड्यूरिंग द वेस्कुलर डिजीज़। तो इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि हमने अगर थोड़ा सा भी एक्सटर्नल प्रेशर बाहर से अप्लाई किया है, जैसे कि टाइटनिंग ऑफ कॉलर से ही फॉर एग्जांपल अगर वो प्रेशर अप्लाई हो गया है तो हार्ट रेट स्लो करने लग जाएगी, बॉडी जो इनका प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ कर देगी और साथ ही साथ हार्ट का इस्कीमिया हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी इस सब की। एक्सटर्नल प्रेशर जस्ट बहुत माइल्ड से अप्लाई हुआ था, वो तो कैरोटिड साइनस था जो कि हाइपर सेंसिटिव हुआ था जो मसले क्रिएट कर रहा है। तो इसकी वजह से सिनकपी डेवलप हो जाएगी और फेंटिंग हो जाएगी। अब ये जो सिनकपी या फेंटिंग वगैरह हो रही होती है ये इसलिए होती है क्योंकि सेरिब्रल परफ्यूजन डिस्टर्ब हो रही है सडनली एंड क्रिटिकली। अब इन पेशेंट्स के अंदर हम कैरोटिड पल्स नहीं चेक कर रहे होते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर हम फर्दर ऑल्टरनेटिव पल्स की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि रेडियल आर्टरी को हम पैल्पेट कर सकते हैं, वहाँ पर रेडियल पल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है रोल ऑफ कैरोटिड बॉडीज़। कैरोटिड बॉडीज़ ना बहुत फिर जगह पर प्रेजेंट होती हैं कि वो ऑक्सीजन कंटेंट मेजर कर सकती हैं उस ब्लड का जो कि ब्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है। यानी हाई एल्टीट्यूड और जो पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह होती हैं उनके अंदर जब ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है तो फ़ौरन से आयोटिक बॉडी के जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो एल्वेलर वेंटिलेशन हुई को तेज़ कर देते हैं। इसके अलावा जो कैरोटिड बॉडीज़ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन आयन होती हैं उनके जो कंसनट्रेशन होती है ब्लड के अंदर उसको भी रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। रिसेप्टर्स की हमने बात कर ली कि भाई वो स्टिमुलस लेते हैं, बट अब फर्दर स्टिमुलस को आगे लेके भी जाना है। जो नर्व्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो ग्लॉसोफरेंजियल और वेगस नर्व इन्वॉल्व होती है जो इन्फॉर्मेशन को फर्दर कंडक्ट कर रही होती है। और इसकी वजह से अब जो इफेक्ट प्रोड्यूस होना है वो ये होता है कि ब्रेन के जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको वो मैसेज दे दिया जाता है और वो फिर फर्दर इफेक्ट प्रोड्यूस करवा देते हैं कि अब डेप्थ और रेट ऑफ ब्रीथिंग के साथ क्या सलूक करना है। पल्स रेट और BP जो है वो भी इफेक्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन कंटेंट कम था तो पल्स रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, BP भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वेंटिलेशन और सर्कुलेशन दोनों इंक्रीज़ हो जाएगी और ज़्यादा ऑक्सीजन लेके जाई जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर से क्लियर की जाएगी। इंटरनल जुगुलर पल्स आ जाती है। इंटरनल जुगुलर पल्स नॉर्मली तो हम आर्टरीज़ की पल्स देख रहे होते हैं, पर हम इंटरनल जुगुलर वेन की पल्स देखते हैं हार्ट की एक्टिविटी और ECG की जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। इसके अलावा जो राइट एट्रियल प्रेशर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें इंटरनल जुगुलर पल्स से मिल रही होती है। इसको हम उस तरह पैल्पेट नहीं करते जिस तरह हम आर्टरीज़ की पल्स को पैल्पेट देख रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि बीनीथ द स्टेनोक्लेडोमास्टोइड जस्ट सुपीरियर टू द मीडियल साइड ऑफ द क्लेविकल सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर जो है पल्स वेन की तरफ से ट्रांसमिट कर दी जाती है और यहाँ स्पेशली हम उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के नीचे सो जस्ट सुपीरियर टू द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल। क्योंकि ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर वाल्व्स नहीं होते, सुपीरियर वेना केवा के अंदर वाल्व्स नहीं होते, तो एक प्रॉपर वेव ऑफ कंट्रैक्शन पास कर रही होती है टिल द टू द इंफीरियर बल्ब ऑफ द इंफीरियर वेना केवा। दो बल्ब होते हैं ना इसके, सुपीरियर बल्ब एंड इंफीरियर बल्ब, ठीक है। अच्छा, अब जो पल्सेशंस होती हैं इसको हम बेस्ट तब ऑब्जर्व कर सकते हैं जब जो पोजीशन जो पेशेंट है वो टेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। इंटरनल जुगुलर पल्स इंक्रीज़ हुई होती है इन द मिट्रल वाल्व डिजीज़, क्योंकि इसके अंदर फर्दर प्रेशर जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज़ हुआ होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ होता है। जो राइट इंटरनल जुगुलर वेन होती है वो ज़्यादा स्ट्रेट उसका कोर्स होता है, वो डायरेक्टली एंटर हो रही होती है इनटू द राइट एट्रियम एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट। तो हम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में राइट इंटरनल जुगुलर वेन को यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द इंटरनल जुगुलर पल्स। फिर आ जाता है इंटरनल जुगुलर वेन पंक्चर। कैथेटर वगैरह अगर इंसर्ट करना है डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए तो इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर हम नीडल इंसर्ट करते हैं। अब नीडल के लिए हम फिर से राइट इंटरनल जुगुलर वेन जो है उसको प्रेफर कर रहे होते हैं क्योंकि लार्ज होती है और ये ज़्यादा स्ट्रेट होता है इसका कोर्स। अब इस प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले पैल्पेट कर लेनी है कॉमन कैरोटिड आर्टरी,
इधर ही लिखा हुआ है, ठीक है। और नीडल इंसर्ट करनी है हमने जस्ट लेटरल टू दैट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल या स्पेस प्रेजेंट होती है जिसे लेसर सुप्राक्लेविकुलर फोसा कहते हैं, जो कि दोनों स्टेनोक्लेडोमास्टोइड के हेड्स के दरमियान प्रेजेंट होती है। उसके बिल्कुल एपेक्स पर हमने एम करना है टू इंसर्ट द नीडल। और फिर जब नीडल इंसर्ट कर दी है, फिर इसकी जो डायरेक्शन रखनी है वो इन्फीरियर लेटरल रखनी है टुवर्ड्स द इप्सी लेटरल, उसी साइड का निपल। दैट्स ऑल अबाउट।